नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन बूस्टर पर। आज के इस वीडियो में सीटेट का जो पेपर हम सॉल्व करेंगे उसकी परीक्षा जो है इसी वर्ष जनवरी महीने में हुई थी। और इस वीडियो में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है गणित का सेक्शन पहले पेपर का, यानी कि प्राथमिक स्तर का गणित का पेपर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहली बात ये कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, ये जो वर्ग है हमारे पास, इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको आप कैसे भी रख लें, इनके 48 वर्गों का क्षेत्रफल जो होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि हमें करना ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 48 छोटे वर्गों को चतुर्भुज रूप में रखना है। तो क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि 48 जो वर्ग है हमारे पास, उनको एक लाइन में रख दिया जाए, यानी कि 1 गुणे 48 के रूप में रख दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 2 लाइन बनाएं और एक लाइन में कितना आ जाएगा, तब 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 24 इस प्रकार से भी हम रख सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास होगा कि 3 वर्गों की लाइन बनाएं तो एक लाइन में 16 आ जाएगा। और चौथा तरीका होगा कि 4 बनाएं तो 4 गुणे 12, इसके अलावा 6 गुणे 8। ठीक है, ये कुल इस प्रकार से रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई तरीका सोच रहे हैं, यानी कि यदि मान लीजिए आप सोच रहे हैं 8 गुणे 6, तो ये तरीका जो है ये इसके लगभग सेम है। ठीक है, तो इसको नहीं काउंट करना, हमें बिल्कुल अलग तरीका ही ढूंढना था। तो हमारे पास कुल तरीका निकल के आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रकार से रखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, हमें ये बताना है। तो मान लीजिए रूही यहाँ बीच में यदि कहीं खड़ी है तो इसके आगे कितने लोग होंगे, इसके पीछे कितने लोग होंगे। यदि रूही का स्थान आगे और पीछे दोनों से 19वां है तो रूही के आगे 18 लोग रहे होंगे, तभी तो रूही 19वें स्थान पे है। इसी प्रकार रूही के पीछे भी 18 लोग रहे होंगे, तभी तो पीछे से 19वें स्थान पे है। तो कुल कितने लोग हो गए? कुल हो गए 18, 18 36 और एक रूही, यानी कि 37। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 37। इसके अलावा एक तरीका और लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जो 19 है, दोनों सिरों से 19वां स्थान है ना, तो 19 को 2 से गुणा कर देते हैं और 1 कम कर देते हैं। ये एक फार्मूला होता है और यहाँ से भी उत्तर जो है 37 ही निकल कर आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन सही आ गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 37। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रश्न में दिया गया है उसे इत्मीनान से लिखते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अस्मिता जो है 8:30 AM से पहले पहुंची है। कितना मिनट पहले? 15 मिनट पहले। तो 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचे तो कितना हो जाएगा? 8:15, यही तो होगा 8:15। इसके बाद कह रहा है वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी इसका जो सहकर्मी रहा होगा इसके आधे घंटे बाद आया होगा। जब ये 8:15 पे आ रही है तो इसका सहकर्मी आधे घंटे बाद कितने पे आएगा? 8:45 पर। और कह रहा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि इसका सहकर्मी जो है 40 मिनट लेट है, इसे 40 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो 40 मिनट घटा दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। 8:45 में 40 मिनट घटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8:05। यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 8:05 AM। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है, हमें बतानी है।
फिर से वही चीज़ करेंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। जो संख्या है 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 100 का आधा हो गया 50, और 50 से अधिक ही हमें संख्या लेनी है। ठीक है, 50 से अधिक। और आगे कह रहा है 6 दहाई से अधिक, 1 दहाई में 10 तो 6 दहाई 60, यानी कि 60 से भी ज़्यादा है। और 8 दहाई से कम, 8 दहाई यानी 80, 80 से कम है, यानी जो संख्या है 60 से अधिक यानी 61, और 80 से कम यानी 79 के बीच में है। आगे हमारे पास जो क्लू दिया गया है वो है इसके अंकों का योग 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? तो आप ऐसे संख्या को सोचिए जो 61 और 79 के बीच में हो और उनके अंकों का योग 9 हो। तो आपके पास दो ही संख्या दिख रही है, एक 63 और एक 72, दो ही संख्या दिख रही है। लेकिन जो दूसरा आगे कह रहा था कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो इसमें तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए 72 जो होगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो सही ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा 63। यहाँ पे सही ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 63। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्नों में एक रेट सूची दी गई होती है और कोई व्यक्ति होता है जो उन्हें परचेज कर रहा होता है। हमें ये बताना होता है कि वो कितना पे करेगा या फिर उसके पास कितना बचेगा, यही चीज़ें होती हैं। तो करना कुछ नहीं है, जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक सोहेल नाम का लड़का है जो एक पैकेट क्रेयॉन खरीद रहा है। तो एक पैकेट क्रेयॉन का मूल्य यहाँ पे 15.5 है, तो 15.5 जोड़ लेंगे। और 2 पैकेट पेंसिल, यही ध्यान देना होता है कि वो कौन सी सामग्री कितने यूनिट खरीद रहा है। तो एक पैकेट पेंसिल जो है 14 रुपये का है, तो 2 पैकेट हो गया 28 रुपये का। इसके बाद एक पैकेट स्केच पेन, यह जो है 22.5 रुपये का है, तो 22.5 रुपये। एक कैंची खरीदा है, तो एक कैंची का मूल्य 17 रुपये, तो 17 जोड़ लीजिए। चमकीले कागज़ की 5 शीटें, एक चमकीला कागज़ का शीट जो है 2.5 रुपये का है, तो 5 कितने का हो जाएगा? 12.5 रुपये का हो जाएगा। और सजावटी स्टिकर जो है एक खरीद रहा है, तो एक सजावटी स्टिकर 5 रुपये का। इन सभी को जोड़ देंगे, हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। हमारा जो उत्तर आएगा 100 रुपये 50 पैसे, यानी कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो इसे टिक कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ऐसे प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व करें? ध्यान दीजिए, यदि दिनों की संख्या 1 2 3 4 5 है जिसे आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो क्या कीजिए, किस डेट में कितना चला है उसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, तो बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि गाड़ी किस किस डेट में चली है। तो मई का महीना जो होता है 31 तारीख का होता है, तो 30, 31 और 1 इन 3 दिनों में जो है गाड़ी चली है। 30 मई को कब चली? 23:40 पे, यानी कि रात के 11:40 पे चली। तो 23 तारीख में कितना मिनट बचा हुआ है? 20 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि 12 बजे के बाद 31 तारीख हो जाएगा, यानी कि 30 तारीख में ये चला 20 मिनट। 31 तारीख को टोटल चला है, पूरा चला ही चला है, यानी कि 24 घंटे पूरा चला। और 1 तारीख में देखिए कितना चला है। 1 तारीख में हम देख रहे हैं कि 5:15 घंटे पर पहुंचा, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट जो है 1 तारीख में चला है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए तो आपके पास उत्तर जो है निकल के आ जाएगा। तो 24 5 29 और 20 15 35, यानी कि 29 घंटे 35 मिनट जो है हमारी रेलगाड़ी चली है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 घंटे 35 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो वह संख्या क्या है? ऐसे प्रश्नों को पढ़ते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम इसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो तरीका ये होगा कि हम इस पहेली में उस वाक्य को पकड़ेंगे जहाँ से हमें एक निश्चित संख्या पता चल रही हो। कैसे? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो क्लियर है कि जो संख्या है वो 5 अंकों वाली है,
तो 5 स्थान बना लीजिए, 1 2 3 4 5। और आप सभी वाली बात परिचित है कि ये इकाई होता है, ये 10वां स्थान होता है, ये सैकड़ा या 100वां स्थान होता है, ये 1000वां, ये 10,000वां, ये तो सबको क्लियर है ही। अब जो है उस वाक्य को पकड़िए जहाँ से हमें एक निश्चित संख्या मिल रही हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4। और इसे रखना कहाँ है? 10वें स्थान पे। 10वां स्थान हमारा ये है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 4। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी मैं पहले बता चुका हूँ। 1 अंक वाली अभाज्य संख्याएँ कौन सी होंगी? 2 3 5 7 9 नहीं होगा। क्यों नहीं 9 होगा? क्योंकि 9 जो है 3 से भी कट जाएगा। तो 1 अंक का जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हो गया वो हो गया 7। इसे रख दीजिए 1000वें स्थान पे, तो यहाँ पे हमने रख दिया 7। ठीक है, आगे बढ़िए। इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या। विषम संख्या भी सभी भली बात परिचित है। क्या होता है? जो 2 से न कटे, यानी कि 1 3 5 7 9। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 1 अंक वाली हो गई 9, तो इसे रख दीजिए इकाई के स्थान पे। आप चाहे तो यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। क्या करना है, आप ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें जो है 1000वें का स्थान पे 7 हो, 10वें स्थान पे 4 हो और इकाई के स्थान पे 9 हो। तो आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन जो है ऐसा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन आइए इस संख्या को भी हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ से हमारी जो है बाकी संख्याएँ निकल के आ जाएंगी। तो कह रहा है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ पे आप कोई संख्या रख लीजिए, x रख दीजिए, यहाँ पे y रख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 100वां स्थान ये है और 10वां ये है। तो 100वें का 2/3 यानी कि 100वें का 2/3 कितना है? 4 है। तो इसको हल कीजिए तो 4 3 12, x बराबर 12/2 यानी कि 6। x की जगह पर हम क्या करेंगे? अब 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 6। x हमें पता चल गया। और आगे पढ़ते हैं। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का 3/4, यानी कि अब ये जो 6 है 10,000वें का 3/4, यानी कि अब क्या करना है हमें? y का 3/4 निकालना है और वो जो होगा 6 के बराबर होगा। तो आइए निकालते हैं। तो y गुणे 3/4 यानी कि 3/4, ये हो गया 6 के बराबर। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौक को 24/3 और 3 में जब 24 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि y को हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हमारे पास संख्या निकल के आ गई 8 7 6 4 9 तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 8,008, 8,088 और 8,808 इनको जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। जल्दी से जोड़ लेते हैं। 8,088 और 8,808। तो ये आ गया 8 3 के 24, 8 2 10, 8 1 9 और 8 3 के 24। ये आ गया 24,904। ठीक है, अब कह रहा है कि 17,863 पाना है, तो इसमें से क्या घटाना होगा? तो हम क्या करते हैं, उल्टा ही घटा देते हैं। 17,863 को घटा देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इसमें से क्या घटाना होगा। तो 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0 और 14 में से 7 गया 7, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 3, 7,041। बहुत आसान सा प्रश्न था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? यानी 16 लीटर पानी जो है एक छोटे मग से 50 बार में खाली किया गया है, तो उस मग में कितना पानी आएगा हमें यही बताना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है ml में आया हुआ है। तो 16 लीटर को भी हम ml में सबसे पहले बदल लें। तो 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 16 लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो आ जाएगा 16000। अब 16000 ml को 50 बार में खाली किया गया है, तो एक बार में कितना खाली हुआ होगा, क्या करना है, 50 से भाग दे देना है, हमें आंसर जो है पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 0 बढ़ा दिए। हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 320 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, जब वो घर से रेलवे स्टेशन गई तो पहले 2 किलोमीटर का किराया तो फिक्स है 50 रुपये, लेकिन उसके बाद का जो है 16 रुपये पर किलोमीटर, यानी कि 258 रुपये में उसने 50 रुपया सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए दिया है। ठीक है, 258 में 50 रुपया सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए, यानी कि 208 रुपया जो है बाकी के आगे की यात्रा के लिए दिया है, वो भी किस रेट से, 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 16 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने आगे कितनी यात्रा की। तो 16 के 16 4 बच गया और 16 3 48, यानी कि 13 किलोमीटर वो आगे यात्रा की है और 2 किलोमीटर पहले यात्रा की है, तो 13 2 15 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, एक तालिका दी गई है, कुछ विषय दिए गए हैं और 2 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, और इस तालिका के आधार पे हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है चारों में सही है। तो यहाँ पे जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, आप इसे जोड़ के देख लीजिएगा। मारिया और शहनाज के जो कुल प्राप्तांक हैं वो 1 बराबर हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला जो है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा जो है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा जो है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है, कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ाने के लिए अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाए, ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पे अवसर की बात आती है, प्रोत्साहन की बात आती है, वहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं अधिकतर सही होते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। कौन कौन से प्रश्न। पहला प्रश्न, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तीसरा प्रश्न, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। चौथा प्रश्न, आयतों के बारे में आपको जो कुछ भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। और ऑप्शन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से खुले सिरे वाले प्रश्न हैं और कौन कौन से बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ये क्लोज्ड इंडेड और ओपन इंडेड प्रश्न क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लोज्ड इंडेड प्रश्न, यानी कि बंद सिरे वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित उत्तर होता है। जैसे कि मैं पूछ लूँ कि भारत की राजधानी क्या है या फिर लाल किला कहाँ है, तो आप कहेंगे दिल्ली। आप जो है उत्तर बदल नहीं सकते। लेकिन वहीं हम ओपन इंडेड प्रश्न की बात करें तो वहाँ पे निश्चित उत्तर नहीं होता है और आपके विचारों को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। तो जैसे मैं ये पूछ लूँ कि आपको मेरी क्लास लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सभी का उत्तर जो होगा अलग अलग हो सकता है। लेकिन पहले वाले प्रश्न में कि लाल किला कहाँ है, सभी का उत्तर जो होगा एक ही होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जिसका उत्तर जो है निश्चित है वो क्लोज्ड इंडेड, और जिसमें विचारों को प्रधानता दी गई है, आपको सोचने समझने का अवसर दिया गया है, वो ओपन इंडेड प्रश्न है और इसका उत्तर जो है निश्चित नहीं होता है।
तो आप जो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एक आयत का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है जिसकी भुजा दी गई है और परिमाप दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, यानी बंद सिरे वाला प्रश्न हो जाएगा। और दूसरा, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से संख्याएं ली जा सकती हैं जिनका माध्यक 4 आ जाए, ठीक है, संख्या बदल सकते हैं। तो ये हो गया ओपन एंडेड, यानी खुले सिरे वाले। तीसरा जो है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए कह दिया गया अभाज्य संख्याओं की, तो आप क्या बनाएंगे, 2, 3, 5 और 7, यही तो बना सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं बना सकते। यहाँ पे उत्तर जो है निश्चित हो गया, तो ये भी क्लोज्ड हो गया, ठीक है। और जो चौथा है, आयतों के बारे में आप जो कुछ भी जानकारी, गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, ये भी जो होगा ओपन एंडेड प्रश्न होगा, खुले विचार वाला प्रश्न होगा। किसी को कुछ जानकारी हो सकती है, किसी को कुछ जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पे ए और सी जो है बंद सिरे वाला हो गया, बी और डी जो है खुले सिरे वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। दूसरा, मूल्यांकन के परिणामों में प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तीसरा, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। और चौथा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल कर देना। ये जो होगा चौथा ऑप्शन, यहाँ पे जो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। इसका जो है प्रभाव न्यूनतम होगा। जब आप बच्चे का पूरा प्रश्न ही हल कर देंगे तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो ज्यामितीय आकारों से संबंधित आपने जब वैन हिल का मॉडल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने 5 स्तर पढ़े होंगे। जो पहला स्तर है वहाँ पे वो ये है कि स्तर 0, जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन। कभी कभी आपने इसका नाम पढ़ा होगा विजुअलाइजेशन, यानी कि चाक्षुषीकरण, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। तो इस स्तर में होता क्या है, इस स्तर में जो छात्र होता है विभिन्न प्रकार के आकारों को देख के उनकी पहचान कर सकता है कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ठीक है, ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता। स्तर 1, जो दूसरा स्तर है, स्तर 1, इसमें है एनालिसिस। इसमें जो छात्र होता है विभिन्न प्रकार के आकारों के गुण भी समझने लगता है कि जो वर्ग है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, आयत जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इस स्तर तक बच्चा पहुंच जाता है। तीसरा जो स्तर है, स्तर 2, संबंध, कभी कभी इसको अब्स्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है। तो इस स्तर में जो बच्चा होता है विभिन्न आकारों के बीच जो संबंध है वो जान जाता है। जैसे एक जो वर्ग होता है वो एक प्रकार का आयत ही है, उसमें बस इतना हुआ है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों बराबर हो गई है। इस प्रकार से वर्ग और आयत के बीच में एक संबंध भी स्थापित हो रहा है और जो है दोनों का कंपैरिजन भी वो कर पा रहा है। तो ये जो होगा ऑप्शन 3, यहाँ पे ये ऑप्शन सही भी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वर्ग को समचतुर्भुज और आयत बताया गया है। इसके बाद जो स्तर आता है चौथा स्तर, स्तर 3, निगमन। इसमें जो होता है छात्र विभिन्न गणितीय नियमों, थियरम, प्रूफ, एक्सियम्स, ये जितने भी चीज़ें होती हैं इनको जो है प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा 5वां स्तर होता है जिसे कहते हैं स्तर 4, कठोरता या फिर रिगर, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं रिगर। इस स्तर पे क्या होता है, बस ये समझ लीजिए बच्चा सब कुछ समझ सकता है, हर थियरम प्रूफ का यूज कर सकता है और नए नियम बना भी सकता है, ठीक है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं को इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, मतलब इस गुण को क्या नाम दिया जाता है हमें यही बताना है। 4 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं, आइए इन चारों गुणों को समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्ग गुण। यदि ए और बी एक प्रकार की संख्या है और इसे जोड़ने पर कोई संख्या तीसरी आ रही है सी, ये भी उसी प्रकार की हो जाए तो ये कहेंगे कि यह जो संख्या है
समवर्ग गुण को फॉलो कर रही है, समवर्ग गुण को दर्शा रही है। जैसे यदि ए और बी एक पूर्ण संख्या हो और उनको जोड़ने पे भी एक पूर्ण संख्या आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, समवर्ग गुण को फॉलो करने वाला हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रमविनिमय गुण, यानी कि ए बी यदि कोई दो नंबर है तो ए को बी में जोड़ें या फिर बी को ए में जोड़ें, दोनों मान यदि बराबर आता है तो यह जो होगा क्रम विनिमय गुण को भी फॉलो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य गुण, यदि तीन संख्याएं हैं तो ए प्लस बी यानी कि ए को पहले बी में जोड़ लें फिर सी में जोड़ें, या फिर ए को बी और सी के जोड़ में जोड़ दें। यदि ये दोनों बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, यानी कि जो एसोसिएट हो रहा है, एक ए जो है पहले बी के साथ हो रहा है फिर बी जो है सी के साथ हो रहा है, दोनों तरीके। चौथा गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण, ये क्या होता है, यदि ए बी सी कोई तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, तो ए जो है बी प्लस सी पे इस प्रकार से वितरित हो जाए। कैसे, पहले ए का गुणा बी में हो जाए और फिर ए का गुणा सी में हो जाए और ये दोनों मान बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह जो संख्याएं हैं डिस्ट्रीब्यूटिव गुण यानी वितरण गुण को भी फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप सभी लोग समझ ही गए हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तीसरी संख्या भी जो आ रही है वो पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए इसे कहेंगे कि यह जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को यानी कि समवर्ग गुण को जो है फॉलो कर रहा है। ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है वो हमें छांटना है। पहला कह रहा है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा कह रहा है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा कह रहा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। और चौथा है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है उसे ही छांटना है। तो ये जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये यहाँ पे गलत है, भूमिका इनकी भी होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कह रहा है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और चौथा, संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाए और अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित किया जाए, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 49 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। पढ़ाने के लिए बात हो रही है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दूसरा, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तीसरा, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। चौथा, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो प्राथमिक स्तर की बात की जाए और पढ़ाने की बात की जाए तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाने, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। पहला ऑप्शन है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। दूसरा है सुडोकू पहेली को हल करना। तीसरा है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। और चौथा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंडालेख खींचना। तो यहाँ पर दिक् स्थान की समझ कब विकसित होगी, जब वो चौपड़ आकृतियों को पहचान कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है।
ऑप्शंस हैं गिनतारा, जियोबोर्ड, संख्या चार्ट, किजनेयर छड़े। यदि आप जानते हैं किजनेयर छड़े क्या हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किजनेयर छड़े कुछ इस प्रकार की छड़े होती हैं जिसकी सहायता से जो है भिन्न जो है बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है, उनकी संकल्पना जो है स्पष्ट की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो सही है, हमें छांटना है कौन सा सही नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर भी हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसलिए इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। बढ़ेंगे आगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक भाव किसे कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ पे भी ऐसा टर्म आएगा उसे कहेंगे क्रम सूचक भाव। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही हमें दिख रहा है, मैं इस इमारत की तीसरा आ गया ना, तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये यहाँ पे क्रम सूचक भाव में है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं कहीं भी क्रम सूचक भाव में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। दूसरा ऑप्शन है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तीसरा ऑप्शन है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। चौथा ऑप्शन है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा जो कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं होता है, क्योंकि परिमाप का जो होगा वो मीटर होगा और क्षेत्रफल का जो होगा मीटर स्क्वायर होगा। दूसरा ऑप्शन जो है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कोई उदाहरण लेके देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तीसरा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। चौथा है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, ये यहाँ पे सही है, यह शुद्ध कथन है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। त्रिभुज की अवधारणा कैसे दी जा सकती है? सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करानी चाहिए। तीसरा है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। चौथा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो सही बात है, यहाँ पे जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि त्रिभुज के साथ ही अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। यहाँ से हम ये उसको बता सकते हैं कि त्रिभुज ये तो है, लेकिन ऐसा रहेगा तो ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, सिर्फ परिभाषा देने से भी काम पूरा नहीं होगा, और सिर्फ समबाहु त्रिभुज हम बता देंगे तो भी हम त्रिभुज को नहीं पाएंगे। इसलिए त्रिभुज के साथ अन्य आकृतियों को भी दे दिया जाए तो इससे आसानी हो जाएगी कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, हमें बतानी है। तो पहले भी बताया है कि जहाँ से दिया है वहीं से प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है शेषफल।
शेषफल दिया है 5 और कह रहा है भाजक जो है शेषफल का कितना 2 गुना है, तो ये हो गया 10। इसके साथ ही कह रहा है यह जो 10 है ना भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल कितना रहा होगा कि 5 गुना 10 हो गया, भागफल रहा होगा 2, तभी तो 2 का 5 गुना 10 हो गया। अब हमसे संख्या पूछी जा रही है, तो आपके पास फार्मूला है ही, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, क्या करना है, भाजक हमारे पास 10 है, भागफल 2 है और प्लस 5, तो 10 दूनी 20, 5 25। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, ऑप्शन 3 सही कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 58 नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है हमें बताना है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, एक क्रम से, जैसे 3 4 5 6। ठीक है, तो कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 20 है, तो यदि मान लीजिए पहला क्रमागत संख्या ए रहा होगा तो अगला कितना रहा होगा, इससे एक ज़्यादा रहा होगा a+1, उस दूसरा वाला उससे भी एक ज़्यादा रहा होगा a+2, चौथा उससे भी एक ज़्यादा रहा होगा और पांचवा उससे भी एक ज़्यादा रहा होगा। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ज़रा जोड़िए तो ए 5a प्लस 2 1 3 3 3 6 4 10। अब a का मान हम निकाल लेते हैं, 5a इधर 10 प्लस में था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया। ठीक है, 20 में से 10 गया 10, 5a बराबर 10, तो a बराबर 10/5, 5 दूनी 10। ये जो हो गया 2 हो गया, यानी पहली संख्या हमारे पास आ गई 2, 2 में एक जोड़े 3, 3 में एक जोड़े 4, फिर 5, फिर 6। अब कह रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इनका योग 2 3 5 5 4 9, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 को टिक कर लीजिए और बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। इस प्रश्न को आइए हल करते हैं। एक स्क्वायर जिसका एरिया दे रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के तार को, जो चारों तरफ भुजाएं हैं वही तो तार हैं, इसी को बदल के एक आयत के रूप में बदल रहा है और पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि भुजा को ए मान लें और इसका एरिया दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144, और 144 का जब वर्गमूल ले लेंगे तो हमें ए का मान निकल के आ जाएगा। 144 का वर्गमूल हो गया 12, यानी कि इस वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 12 चौकों 48, यानी कि तार का कुल लंबाई हमने निकाल लिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जितनी लंबी भुजा होगी उतना ही बड़ा तो तार होगा। अब इसे जो है एक ऐसे आयत के रूप में बदलना है जिसका लंबाई जो है 16 है। तो आयत का ये गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 16 ये हो गया, तो इसके सामने का भी 16 यानी कि 32, और बच गया हमारे पास 48 में से 32 घटा दिया तो बच गया हमारे पास 16, यानी कि ये हो गया 8 और ये हो गया 8। अब इसका एरिया हमें बताना है। तो आयत का एरिया कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 16 हो गया लंबाई और 8 हो गया चौड़ाई, और 16 का 8 में गुणा किए हमारे पास आ गया 128 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा तीसरा ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है 60 नंबर, इसमें कुछ भिन्न दिया गया है और हमें सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसे दशमलव में बदल लीजिए और बता दीजिए,
ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद, गुड नाइट।